अभी हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं। रात के 11:30 बजने को हैं। आगामी 25 तारीख को यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होना है और फिलहाल यहाँ की मौजूदा स्थिति ये है कि सारे प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट हैं वो स्टेज पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में डिबेट शुरू होने वाली है। उनके समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं चारों ओर। यहाँ पर नीले झंडे, लाल झंडे यहाँ पर तैर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो वहीं अम्बेडकरवादी संगठन जय भीम का नारा लगा रहे हैं। यहाँ देखूं तो काशीराम साहब, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इसके अलावा तमाम महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पर लहरा रही हैं। कुछ ही देर में डिबेट होगी, हम देखेंगे कि उसमें इस बार बाजी कौन मारता है, कौन अपने शब्दों से यहाँ के युवाओं को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे शहर में हमारी माँ बहनों को नंगी करके घुमाया गया है। साथियों पीएचयू की महिला का बलात्कार के आरोपी यही भाजपा के आईटी सेल के लंपट आरोपी थे। हाथरस की बालिका को आधी रात को जलाने वाले ये संघी आरएसएस के लंपट थे। हमारी पहलवान बहनों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाले, उन पर अपराध करने वाले ये संघी लंपट थे। बिल्किस्तानों के बलात्कारियों को ये संसारी कहकर छोड़ देते हैं। सर बाकी हम आप पर आशीर्वाद के गुनाहगारों के लिए आप तिरंगा रैली करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विचारधारा बिहार में पेपर लीक करने वाले यही भाजपा और इसके गठबंधन के गठजोड़ है। आज बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उन पर ये वापस चैनल चलाते हैं। पेपर लीक कर करके इन्होंने बिहार में पलायन और बेरोजगारी की स्थिति बहुत से बदतर कर दी है। भगत सिंह और नेताजी ने कहा था कि अगर पॉलिटिक्स हमारे खाने से लेके पहनने और हमारी शिक्षा को डिसाइड कर रही है तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैसी पॉलिटिक्स करनी है। एआईडीएसओ लगातार हमारे देश की ग्रेट पर्सनालिटीज, हमारे देश के क्रांतिकारी आंदोलन में शहीद जो लोग रहे हैं, उनके जीवन से सीख लेते हुए, उनके संघर्षों से सीख लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और पॉलिटिक्स करने का एक कारण हमारा ये भी है जो हरवंश राय बच्चन ने भी कहा कि अगर हमारे घर के एक कमरे में आग लग रही हो तो बेशक से कोई और चुप हो जाए, पर मैं और हमारा संगठन बिल्कुल चुप नहीं होने जा रहा है। और यही कारण है कि हम आज पॉलिटिक्स में और जेएनयू के इस मंच पर खड़े हैं। मैं अपनी आवाज इस गंगा से गाजा और फिलिस्तीन की जमीन तक पहुंचाना चाहता हूं, जहां बारूद के ढेर में कुछ बच्चे अपने आशियाना ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी आवाज झेलम से पहलगाम तक पहुंचाना चाहता हूं, जहां कल के हमले में मारे गए लोगों तक मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं किसान का बेटा हूं, किसानों के दर्द को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूं और इस मंच के माध्यम से देश भर में चल रहे तमाम किसान आंदोलनों को अपना समर्थन देता हूं। हमारे ही खेतों का अनाज खाकर मोटा हुए ये एबीवीपी के गुंडे जो किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं। 50 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लहराने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठना पड़ा है। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में निर्दोष और मासूम लोगों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार देने वाली उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि और संवेदना इस मंच से व्यक्त करती हूँ। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ लोग जो इस कैंपस में इस साइड और इस साइड खड़े होकर आपको जो बताएंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनसे एक मेरा सवाल है, क्या वे जवाब दे पाएंगे कि किस लोग ने जब बंदूक की गोली, क्या कश्मीर में बंदूक की गोली नहीं चलाई गई थी? क्या कश्मीर में
जिन लोगों की हत्या हुई, जिन मासूम लोगों की हत्या हुई, क्या उनसे उनकी पहचान और धन पूछकर उनको गोली नहीं मारी गई? है कोई जवाब तुम्हारा? मैं आपको बता दूं उसके पीछे कौन सी विचारधारा थी। वो इसी कैंपस से इन्हीं वामपंथियों की सही गली जिसमें बू आ रही है, जिस विचारधारा में जो विचारधारा दस्तक झेल रहा है, जो विचारधारा दंतेवाड़ा झेल रहा है, जिस विचारधारा को कश्मीर के लोग वो गोलियों से भून दिए गए, वो वही सड़ी हुई विचारधारा है। साथियों, अंधेरा है, रात है, ये लाल अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा। इस कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सूरज उदय होगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी है। इस बीच जो बार बार एक चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि जो छात्र हैं जो सामने से जो ये भाषण सुन रहे हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को हुट कर रहे हैं और इस बीच ये हाथापाई पर उतारू हो जा रहे हैं और हाथापाई इतनी बढ़ रही है कि जो डिबेट्स है उसको पैनल को बार बार रोकना पड़ रहा है, बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप शांत हो जाइए वरना डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। और ये डिबेट कई बार हाथापाई जो है वो इतनी बढ़ जा रही है कि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं उनको आकर यहाँ इंटरवीन करना पड़ रहा है। Invite Chaudhry Taiba Ahmed to come to dais and deliver her speech. Audience, please settle down. कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर वायलेंस की आग में जलता रहेगा? साथियों, Audience, please settle down. सॉलिडारिटी पेश करती हूँ, याद करती हूँ गाजा के लोगों को, अपनी सॉलिडारिटी पेश करती हूँ उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिन्होंने यूएस और इस्राइल के जेनोसाइड के खिलाफ मिलकर सामना किया है। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। Audience, please settle down. साथियों, पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बावजूद इस जेएनयू के कलेक्टिव स्पिरिट ने इस बात को साबित किया है कि आज हमारे और आपके इस कैंपस में चुनाव होने के लिए जा रहा है। मैं जेएनयू के इस कलेक्टिव स्पिरिट को, इस कलेक्टिव रेजिलियंस को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। ये परिषद के लोग बोलते हैं कि आदर्श हमारे सावरकर और गुरु हमारे गोलवलकर। इनके गोलवलकर क्या लिखते हैं? इनके गोलवलकर ये लिखते हैं कि हिटलर के जर्मनी में जैसा यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ, भारत को भी उससे सबक लेना चाहिए। इसके गोलवलकर ये लिखते हैं कि जिस तरीके से हिटलर के जर्मनी में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। साथियों, हम कह देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, लेनिन, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के वंशज है और यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोली भाषा के लोग एक साथ रहेंगे और आपके इस विचारधारा को हम नहीं मानेंगे। हमारे कैंपस में एक संगठन है, उसका नाम है एबीवीपी, जो चाहता नहीं है कैंपस डेमोक्रेसी हो, वो चाहता नहीं है कि कैंपस में चुनाव हो, तो प्रशासन के साथ मिलकर बैकडोर मीटिंग करता है और सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है। जैसे मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं है, एबीवीपी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन पसंद नहीं है। आप कैसे छात्र हितों की बात कर सकते हैं जब आपकी पार्टी स्कॉलरशिप छीनती है स्टूडेंट से, जब आपकी पार्टी कॉमर्स स्टूडेंट के साथ अधिकार छीनती है? साथियों, मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 70,000 रुपए की फीस दे रहे हैं और हम सब बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 200 रुपए में पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं जहां पर जिसको बिल्डिंग कहना भी मजाक होगा। साथियों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, एसओई में तो एबीवीपी के काउंसलर्स है ना, तो सत्ता में आप है, यूजीसी आपका है, काउंसलर भी आपका है, तो अरविंद केजरीवाल के शब्द में तो करना। डिबेट्स के बीच कुछ छात्र हैं, किसी संगठन से तो नहीं जुड़े हुए,
हम थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। अब बात करें कैंपस के इशूज़ की, मतलब मुद्दों की, तो यहाँ पे एक पहला मुद्दा ये है कि जो सिक्योरिटी है, शायद सेफ्टी को लेके है, गर्ल्स सेफ्टी की बात हो, जो कि बाहर के लोग आ जाते हैं कई बार। इसके अलावा जो है कि यहाँ फंड कट हो रहा है गवर्नमेंट को, कई सेंटर को फंड नहीं मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास बिल्डिंग नहीं है, कई ऐसी समस्याएं हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बीच में हमने देखा कि इसी के ऊपर जो है कि जो हमले हुए, जो शीशे तोड़े गए, उनके से इस तरीके से कई सारे मुद्दे हैं कैंपस में जो कि इसलिए चुनाव और आप किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? क्योंकि जब मैं डिबेट्स में सुन रहा था तो कुछ लोग यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ देश दुनिया की बात कर रहे थे। कोई मुद्दा ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, हमारे कैंपस का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए, और बाहर का भी मुद्दा है, देश के अंदर का भी। हम दोनों मुद्दा को देख के वोट करते हैं। जैसे कि मैं PhD का स्टूडेंट हूँ और मैं 4th ईयर पे हूँ, तो मेरे पास तो कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1-1.5 साल के बाद हमें तो कैंपस छोड़ के जाना है। लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है कि जो यूनिवर्सिटी के मुद्दे हैं, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, यूनियन पर्टिकुलरली स्टूडेंट यूनियन है, इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज ना किया जाए, वो कोई भी पार्टी हो, और उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं अपना देखूं तो मैं ऐसा नहीं है कि खाली स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पे ही बात की जाए, लेकिन ज़्यादा उसमें एजेंडा जो हो वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो। नेट की फेलोशिप है, जिसके पास नॉन JRF है तो उनकी फेलोशिप 8,000 है, तो हम चाहते हैं कि उसकी फेलोशिप भी बढ़ाई जाए, जैसे JRF की बढ़ाई है। एक ये है, बाकी है कि यहाँ के लैब के जो फंड LRA मिलता था वो कट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो उस फंड को भी वापस दिया जाए, जिससे अपना स्टूडेंट अपना रिसर्च आगे बढ़ा सके। और हायर एजुकेशन में जो फंड कम किया है वो भी हम चाहते हैं कि उसको भी वापस फंड दिया जाए, जिससे हमें रिसर्च प्रोजेक्ट मिले, और अगर किसी के पास JRF नहीं होता है तो उस बच्चे की उस फंड से PhD कराई जाए। एक अलग नैरेटिव रहता था कि JNU को एक अलग एक सेफ स्पेस की तरह देखा जाता था, लेकिन अभी भी जैसे चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, इंसिडेंसेस आते हैं कि जैसे हम यहाँ पे रिंग रोड का चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी बाइक वाला आके कुछ भी बोल के चला गया। तो ये सब बाहरी होते हैं या फिर कहीं पे केसेस में ऐसे होता है कि वो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, और कहीं कहीं पे होता है कि यहाँ के भी लोग रहते हैं, जो न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं उनका नेचर थोड़ा सा लोगों में रहता है, और फ्रेशर्स पार्टी में लड़कियों को छेड़ देना। इसके अलावा जो हम फेस करते हैं वॉशरूम वगैरह से रिलेटेड, कि जैसे SSS में वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है, बॉयज़ वॉशरूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन गर्ल्स वॉशरूम का एक्सेसिबल एकदम नहीं है। वहाँ पे जो एक फ्लोर पे जो भी एक्सेसिबल था वो इतना क्लीन रहता नहीं है, तो उसकी वजह से हमें दूसरे स्कूल में जाके मतलब यूज़ करना पड़ता है वॉशरूम। अभी तक का मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितना सेफ JNU है उतना सेफ मुझे कोई जगह नहीं लगी। यहाँ जैसे अभी रात के 3 से ज़्यादा बज रहे हैं और हम यहाँ पर टहल रहे हैं, ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है JNU में आने के बाद। तो जो इतने डेकेड से जो कल्चर बनाया है यहाँ की पॉलिटिक्स ने, जो फ्रीडम है, जो प्रोग्रेसिवनेस है, ये उसकी वजह से है, और इसमें अब कमी आ रही है, ये इसका डाउनफॉल हो रहा है। हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो काउंसलर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अजय पाल। और अजय पाल की खासियत ये है कि ये अग्निवीर के लिए गए थे, एयरफोर्स में आपका शायद हुआ था, फिर वहाँ से वापस आ गए। तो एक तो ये बताइए कि कैसे आप अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ एयरफोर्स में, और फिर छोड़ के आप यहाँ आ गए और अभी आप काउंसलर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में एक जाने के लिए बहुत बड़ी क्यूरियोसिटीज़ होती है। डिफेंस में एक बहुत बड़ा चंक जाता है कि गांव देहात में आर्मी और नेवी एयरफोर्स में जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं युवा। मेरे छोड़ने का रीजन्स ये हैं कि उसमें पहले जैसे जो ट्रेनिंग के दौरान जो होता था कि अलाउंसेस मिलते थे, उसके बाद आप जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म करते थे TA मिलता था और अदर अलाउंसेस मिलते थे, जो आपकी एक सैलरी होती थी वो अच्छी होती थी। आप देखेंगे बहुत कम कर दी गई है, आप देखेंगे एकदम बहुत कम कर दी गई है। और उसके बाद देखेंगे कि आज देखेंगे कि गांव देहात में डिफेंस में जाने में रुचि बहुत कम हो गई है। पहले आप देखेंगे कि गांव में आसपास सड़कों में दौड़ते हुए लोग मिल जाते थे, आज देखेंगे वो बहुत कम हो गए हैं। कहा तो आप अग्निवीर के जरिए सरकारी नौकरी कर रहे थे, अभी यहाँ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मतलब ये कैसे एकदम से बदलाव हुआ इतना? मेरा ये है कि जैसे मोदी साहब गवर्नमेंट ने एक समाज के बड़े तबके को रोजगार से वंचित रखा गया, 4 साल की कोई जॉब नहीं, जिस मोड से आप अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो उसी से ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि गरीब किसान और देहात से आने वाला बच्चा ही जा रहा था डिफेंस में, और अमीर लोगों का कोई बच्चा नहीं जा रहा था। तो आने वाले समय में जो ट्रेनीज जाएंगे या जो लोग वापस आएंगे रिटायर्ड होकर 4 साल के बाद, तो उनकी भी आंदोलन की अगुवाई करूंगा और मैं
आने वाले समय में जंतर मंतर में उनकी अगुवाई कर इस अग्निवीर को वापस लेके परमानेंट वैकेंसी के लिए हम आंदोलन करेंगे। रात के 3 बजने को हैं और हम अभी जेएनयू में ही हैं। जेएनयू एसयू चुनाव के लिए घंटों चली प्रेसिडेंशियल डिबेट फिलहाल थम गई है। कई कैंडिडेट्स के लिए इस बार कैंपस के अंदरूनी मुद्दे फोकस में रहे, जबकि कई कैंडिडेट्स के लिए कैंपस के अंदरूनी मुद्दों के साथ साथ देश विदेश के मुद्दे भी रहे। इसमें गाज़ा, फ़िलिस्तीन, अमेरिका और इसके अलावा मणिपुर की भी बात हुई। खैर 25 तारीख को वोटिंग होगी और 28 तारीख को नतीजे आएंगे। देखना होगा कि इस बार जेएनयू की जो प्रेसिडेंट इस बार चुना जाएगा उसकी कुर्सी पर कौन वो चेहरा होगा, कौन वो व्यक्ति होगा जो उस कुर्सी पर कब्जा करेगा। मैं अपने साथी सैफ के साथ जेएनयू से अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।